ओके सर, आप लाइव हाँ है। ओके। ऑल द जी जी, थैंक यू मैडम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एजे गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक, डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च, आईसीआर इंस्टीट्यूट है, पुणे में कार्यरत हूँ। और आप सभी को मैं प्याज और लहसुन के न्यूट्रास्यूटिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे, इसके मेडिसिनल वैल्यू के बारे में बताएंगे कि प्याज और लहसुन से हम अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे करें। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि प्याज और लहसुन ये कंदवर्गीय सब्जियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और व्यावसायिक रूप से लगभग पूरे विश्व में उगाई जाती हैं। इस प्याज और लहसुन के बगैर भोजन अधूरा माना जाता है। इसमें पोषक तत्व इतने प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं कि उसी के वजह से इसके ये प्याज और लहसुन को औषधि कैटेगरी में रखा गया है। इससे बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं और इससे किसान भाइयों को इतना फायदा होता है कि इसीलिए इसको कैश क्रॉप के कैटेगरी में भी रखा गया है। अगर हम भारत में बात करें प्याज के उत्पादन और एरिया की, तो चाइना के बाद भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा प्याज चाइना के बाद भारत में उगाई जाती है और यह लगभग 16.5 लाख हेक्टेयर एरिया में उगाया जाता है और जिससे हमें 266 लाख टन का उत्पादन मिलता है और इसकी उत्पादकता 16.4 टन प्रति हेक्टेयर है। यह एक बहुत ही फायदेमंद सब्जियों में प्याज को माना जाता है। अगर प्याज की बात करें तो किसान भाई इसके उत्पादन से काफ़ी अच्छे मुनाफा कमाते हैं क्योंकि ये 4 से 5 महीने की क्रॉप होती है और ये पूरे भारतवर्ष में 3 मौसम में लगाई जाती है। तो किसान भाई इसे कैश क्रॉप के रूप में उगाते हैं। तो चूंकि आज का मेरा जो टॉपिक है वो इसके औषधि गुण पर है, तो सबसे पहले हम प्याज के बारे में बताना चाहेंगे कि प्याज में और लहसुन में जो औषधि गुण होता है वो इसमें जो उपलब्ध जैविक जैविक गंधक होता है, सल्फर बोलते हैं, उसी के वजह से होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है एलिसिन नाम का कंटेंट होता है, उसी की वजह से इसमें मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है और इसका उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी फायदा होता है। प्याज और लहसुन दोनों ही एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। इसमें जो है ना, जिस तरीके से हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर बोलता है कि एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, तो प्याज और लहसुन में एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। उसके साथ ही साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होता है। इससे कई प्रकार के रोग ठीक हो सकते हैं, जैसे हृदय रोग हुआ, वसा का जमाव हुआ, लिपोप्रोटीन का असंतुलन हुआ, उच्च रक्तचाप हुआ, मधुमेह और कैंसर के प्रति इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। अगर हम प्याज में पोषक तत्व की बात करें तो ये पोषक तत्व का ये प्याज एक खजाना है। इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फास्फोरस, गंधक, मैग्नीशियम, आयोडीन और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्यूरेसेटिन एवं जैविक गंधक भी बहुत ही महत्व रखते हैं और इनकी भी मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इसके वजह से ही इसको इसको औषधि कैटेगरी में रखा गया है। आप लोग को बताना चाहेंगे कि प्याज ऐसी क्रॉप है जो सब्जियों के कैटेगरी में आता है, साथ ही साथ इसे स्पाइसेज और कंडिमेंट्स के भी कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो इसमें औषधि गुण है, एक एक बीमारी के हिसाब से हम बताना चाहेंगे जिनके विकारों को हम दूर किया कर सकते हैं, जिसमें जैसे हृदय रोग है। तो अगर कच्चा प्याज हम प्रतिदिन सेवन करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारी होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं।
इसी तरीके से डायबिटीज, मधुमेह है, अगर हम रोज प्याज को खाते हैं, कच्चा प्याज को सलाद के रूप में या भोजन के रूप में हम करते हैं, तो इससे इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ती है और जिससे जो है ना मधुमेह का प्रभाव कम हो जाता है। इसी तरीके से कैंसर है, कैंसर तो बहुत ही भयानक बीमारी है, लेकिन अगर प्याज का हम बराबर उपयोग करते हैं तो हमारे पेट में या कोलन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या फेफड़े या प्रोस्टेट कैंसर होने से हम बच सकते हैं। मतलब होने के बाद तो इसको ठीक करना प्याज के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन ये इसकी जो अर्ली डिटेक्शन, अगर शुरुआत में ही हम इसको खाते रहें, अगर चांसेस बनता है कैंसर का, तो काफी हद तक न होने का चांसेस होता है, कैंसर अपने आप खत्म हो जाता है शुरुआती दौर में। इसी प्रकार हैजा, ये तो देहात के लोग जानते हैं कि गर्मियों में प्याज का सेवन करने से हैजा, जो कालरा नामक बीमारी होती है, वो बहुत कम होती है। यदि 30 ग्राम प्याज को 7 से 8 ग्राम काली मिर्च पीसकर और साथ में शरबत बनाकर अगर पिया जाए, तो इस पीने से जो उल्टी होती है और दस्त जो होता है वो रुक जाता है। इसका मतलब होता है कालरा में दस्त और उल्टी दोनों होती है। तो अगर हम 30 ग्राम प्याज, मतलब एक आधा प्याज ले लिया और 7 से 8 काली मिर्च, दोनों को पीस कर शरबत बनाकर अगर हम पी लेते हैं, तो उल्टी के साथ साथ जो लूज मोशन होता है वो भी रुक जाता है। अब इसके बाद आता है बाल गिरना। ये आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है, छोटे कम उम्र में भी बाल गिरने लग रहे हैं। तो यदि हम प्याज के रस का लेप लगाते हैं, तो सर में प्याज का लेप, प्याज का रस बनाकर और उसका जो है ना प्याज को छील को कूच कर उसको जो है ना मिक्सी में पीस कर उसका लेप अगर हम सर पर लगाते हैं, 10-15 मिनट के लिए अगर सर पर रखते हैं और उसके बाद धुल देते हैं, तो इससे जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाती है। अगर इसके रस का सर पर कंटिन्यूअस हम मॉलिश करते हैं, लगाते हैं दिन में 2 से 3 बार 10-10 मिनट के लिए, तो इसमें हेयर रीग्रोथ के भी चांसेस रहते हैं, दोबारा से बाल उगाते हैं, ऐसा क्लेम है, ऐसा पाया गया है। पेट दर्द, यदि हम प्याज का उपयोग करते हैं, चूंकि प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होता है, अगर प्याज का सेवन हम करते हैं तो पेट की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, पेट की तकलीफ से हम दूर हो जाते हैं, बच जाते हैं। मुंह संबंधी विकार, बहुत सारी बीमारियां, दांत में सड़न से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुंह में भी आ जाते हैं, जिसमें दंत क्षय और मुंह से संबंधी विकारों को दूर करने के लिए दवा की जरूरत होती है। यदि हम कच्चा प्याज बिना पकाए हुए सलाद के रूप में अगर हम चबा चबा कर खाते हैं और 2 से 3 मिनट तक मुंह में वो रहता है, तो बहुत सारे मुंह के जो बैक्टीरिया, जो नुकसानदायक बैक्टीरिया है, वो मर जाते हैं और बहुत सारी मुंह की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसी तरीके से मूत्र विकार, बहुत सारे जो ऐसे भी लोग मिलेंगे या ऐसे भी बच्चे, स्त्री या पुरुष ऐसे मिलेंगे जिनको पेशाब करते समय जलन होती है। यह एक बहुत आम समस्या है। ये और प्याज में, अगर प्याज का हम सेवन करते हैं, कच्चे प्याज का लगातार सुबह शाम हम खाते हैं, खाने के रूप में, स्पेशल जरूरी नहीं है कि हम प्याज को अलग से खाएं, जो हम खाना खाते हैं उसी में सलाद के रूप में अब भी हम सेवन करते हैं, तो मूत्र विकार से हमें निजात मिल जाता है, काफी हद तक प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अगर प्याज खाते हैं और पानी सफिशिएंट मात्रा में पीते हैं, तो प्याज मूत्र जो विकार या उसमें पेशाब में जलन होता है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर रक्त में खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं, या जो है ना हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो अगर प्याज को गुड़ के साथ अगर हम सेवन करते हैं, गुड़ मतलब गुड़ मतलब चीनी के अलावा दूसरा जो गुड़ होता है, उसको हम प्याज के साथ खाते हैं, तो चूंकि गुड़ से हमें आयरन मिल जाता है और प्याज से हमको जो है ना हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायता मिलती है, तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है वो प्याज खाने से काफी हद तक दूर हो जाती है। गले में खराश, ये कभी कभी क्या होता है, घर में कोई प्रोग्राम है
तो बहुत ज़्यादा बोलने से, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से गले में खराश हो जाती है, या कभी-कभी किसी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से भी गले में खराश हो जाता है। कोरोना पीरियड में भी गले में खराश को एक कोरोना का एक सिम्पटम मानते थे। उस समय भी प्याज की बात आई थी कि प्याज खाना चाहिए। तो हम ये बताएँगे कि गले में अगर खराश है, तो कच्चा प्याज का अगर हम खाते हैं, तो उससे गले में खराश काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और यदि कच्चे प्याज को शहद के साथ मिलाकर बराबर-बराबर मात्रा में अगर हम चूसते हैं, मुँह में रखते हैं कुछ देर तक 10 मिनट से 20 मिनट तक, तो गले का खराश खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आती है कान दर्द। कान दर्द भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके वजह से काफ़ी तकलीफ होता है। यदि हम प्याज के रस निचोड़कर उसे हम गरम करें और उसको ठंडा करने के बाद कान में अगर हम डालते हैं, तो उससे कान का दर्द ठीक हो जाता है। इसी प्रकार त्वचा पर अगर दाने आ जाते हैं, फुंसियाँ आ जाती हैं, तो अगर प्याज के रस को हम लगा देते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक जो है ना ठीक हो जाता है। अगर जैतून के तेल या शहद में प्याज के रस को मिलाकर बराबर लगाते हैं, तो चेहरे पर जो भी दाने या फुंसियाँ होती हैं, वो जड़ से साफ हो जाती हैं। तो इतनी सारी खासियत प्याज में है, जिससे हम जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, जिसका सेवन करने से। इसी प्रकार अगर हम लहसुन की बात करें, तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि लहसुन प्याज के तुलना में कई गुना पावरफुल है। पोषक तत्व तो उसमें ज़्यादा है, और उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो लहसुन में बहुत सारे विटामिन्स और खनिज तत्वों का स्रोत पाया जाता है, जैसे विटामिन B1 है, B6 है, विटामिन सी है, ट्रिप्टोफैन है, सेलेनियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और तांबा, मैग्नीज, ये सब तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन तत्वों के अलावा भी कैरोटीनॉइड और गंधक पदार्थ इसमें पाया जाता है। गंधक पदार्थ में मुख्य रूप से मैंने पहले ही बताया था कि एलिसिन करके है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा थायोसल्फाइड है, थायोसल्फिनेट है, जो कि बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी सहयोग करता है। तो अगर लहसुन से कौन-कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, उसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे। यदि हृदय रोग की प्रॉब्लम है, तो लहसुन खाना चाहिए। लहसुन चूँकि लहसुन ऑक्सीकारक तत्वों को कम करता है और वो रक्त को पतला करता है, जो हृदय रोग के प्रभाव को कम करता है। तो इस प्रकार अगर लहसुन का हम सेवन करते हैं, तो हमें हृदय रोग में सहायता मिलता है। उसका कारण यही है कि रक्त को पतला करता है, ऑक्सीकारक तत्व इसमें होते हैं, और हृदय जो है ना, हृदय की जो गति है वो बराबर बनी रहती है और उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। उसी प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, ये भी लहसुन में बहुत अच्छा गुण है कि लहसुन का प्रयोग उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए बहुत ही प्रभावी पाया गया है। और लहसुन की अगर नियमित हम सेवन करते हैं, तो जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उससे हम काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। जैसे हमने प्याज में बताया, उसी तरीके से लहसुन में भी कैंसर से लड़ने में भी लहसुन बहुत ही काफ़ी हद तक उपयोगी है। और जो शरीर में ट्यूमर जो बनते हैं, उसको ये लहसुन गलाने में काफ़ी सहयोगी सिद्ध हुआ है। फिर आती है डायबिटीज की बात। तो डायबिटीज तो प्याज से भी ठीक होता है और लहसुन खाने से भी ठीक होता है, क्योंकि लहसुन में पाए जाने वाला जो सक्रिय तत्व है, जैसे एलिसिन है, विटामिन बी के साथ अग्नाशय को इंसुलिन जारी करने के लिए प्रेरित करता है। जो इसमें एलिसिन होता है, वो विटामिन सी के साथ मिलकर अग्नाशय में जाकर इंसुलिन को जारी करता है और इंसुलिन को बढ़ावा देता है, शरीर में पैदा होती है, जिससे जो है ना डायबिटीज में काफ़ी
सहायता मिलता है। डायबिटीज में हमें काफी डायबिटीज को रोकथाम करने में सहायक सिद्ध होता है। अस्थमा, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस फूलता है। तो अगर लहसुन की 3 कलियां दूध में उबाल कर हम लेते हैं नियमित रूप से, तो इससे अस्थमा काफी हद तक ठीक हो जाती है। एक बार और सुन लीजिए, जिन भाई और बहनों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो लहसुन की 3 मध्यम साइज के 3 कलियां लेना है, क्लोव्स लेना है और उसको दूध में उबाल कर और उस दूध को पीना है। उससे अस्थमा की काफी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। गठिया भी एक बहुत जटिल समस्या, बहुत सारे भाइयों और बहनों को गठिया की प्रॉब्लम देखते हैं, अर्थराइटिस जिसे बोलते हैं। तो लहसुन के प्रयोग से गठिया भी ठीक होता हुआ पाया गया है। अगर लहसुन का हम सरसों के तेल में गर्म करके और उसमें अर्थराइटिस वाली जगह पर अगर मालिश करते हैं और लहसुन का कच्चा हम सुबह शाम सेवन करते हैं, तो इससे काफी हद तक अर्थराइटिस में आराम मिलता है। त्वचा विकार, अब जैसे जैसे कि मैंने प्याज में बताया कि अगर चेहरे पर दाने आ जाते हैं, फुंसियाँ आ जाती हैं, उसके वजह से तकलीफ के साथ साथ चेहरा भी खराब दिखता है, मुहासे आ जाते हैं। तो यदि ये मुहासे, फुंसियाँ और दाने अगर शुरुआती दौर में है, तो आप लहसुन को छील के उसके रस को लगा दीजिए, रात में सोते समय लगा दीजिए, सुबह वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो मैं कुछ जड़ बना लिया है, मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया है और 1 2 3 दिन हो गए हैं उसको, तो लगाने से वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और अगर वो पक जाता है तो उसके बाद भी उसके दाग नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए लहसुन के रस को लगाने से, आप ये आजमाई हुई है, हम लोगों ने देखा है कि उससे चेहरे पर दाग नहीं बनता है। अर्ली स्टेज में है तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है, अगले दिन दिखता ही नहीं। अगर वो लेटर स्टेज में है तो भले ही वो पक के उसमें से पस निकलते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपना छाप छोड़ता नहीं है, वो चेहरा जैसा पहले रहता है वैसे ही हो जाता है। अगर लहसुन के रस का हम सेवन कंटिन्यूअस करते हैं 2 3 दिन तब। उसी तरीके से मच्छर, देहातों में या शहरों में आजकल तो हर जगह प्रॉब्लम है, डेंगू मच्छर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यदि हम लहसुन का तेल को हम हाथ और पैर या तलवे में हम लगाते हैं, तो मच्छर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि लहसुन में जो स्मेल होती है वो मच्छरों को पसंद नहीं है, इसलिए वो मच्छर वहां पर नहीं आते हैं। और त्वचा भी मुलायम रहता है, हमें शरीर हम भी आरामदायक फील होता है। तो इस तरीके से अगर हम लहसुन के तेल निकालकर या उसके रस को हम बॉडी में लगाते हैं, रस लगाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी हमें, लेकिन अगर उसका तेल ऑयल मिलता है, मार्केट में अवेलेबल रहता है, आप खरीद सकते हैं। खुद से बनाना तो कठिन काम है। फिर जो पाचन तंत्र है, आज के जमाने में एसिडिटी और गैस की लगभग शायद ही ऐसा कोई होगा व्यक्ति जिसको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी सबसे बड़ा इलाज ये है कि लहसुन के 3 जावा उसके छिलके को निकाल के सुबह उठने के बाद खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ उसको पी जाए, मतलब वो निगल जाए। और उससे क्या होगा कि आपको जो एसिडिटी और गैस की समस्या आपको सप्ताह 10 दिन में काफी हद तक कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन जिस किसी भाई बहनों को उसको निगलने के बाद पेट में दर्द होता है, हार्ट बर्निंग होता है, तो उनको लहसुन नहीं लेना चाहिए। प्याज का वो इससे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन लहसुन से किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन होता है, तो उन भाई बहनों को लहसुन का यूज नहीं करना चाहिए। फिर आता है कान का दर्द। जिस तरीके से मैंने प्याज का बताया कि प्याज का रस अगर कान में लगा डाल दिया जाए, गर्म करके ठंडा करने के बाद, तो आराम हो जाता है। उसी तरीके से सरसों के तेल में लहसुन की कलियां उबाल कर उसे ठंडा कर कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। ये प्याज के कंपैरिजन में लहसुन और ही इफेक्टिव है। कान का दर्द एक ऐसी समस्या है जो कभी कभी बच्चे रात में रोने लगते हैं, उस समय जो है ना पूरी नींद जो है ना खराब हो जाती है। तो अगर आप ध्यान में रखें तो सरसों का तेल घर में उपलब्ध रहता है और लहसुन भी रहता है। लहसुन की 4 5 जवा उसके क्लोव्स को लेकर
उसको कूच कर और सरसों के तेल में उसको थोड़ा सा उबाल लें और फिर उस तेल को ठंडा कर ले छानने के बाद। आप ठंडा होने के बाद कभी भी गर्म ना डालें, नहीं तो कान खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वो गर्म करने के बाद उसको ठंडा करें और फिर उसको कान में 2-2 बूंद 4-4 बूंद अगर डाल देते हैं तो कुछ ही देर बाद वो दर्द खींच लेता है। और जिन बच्चों या भाइयों बहनों को कान में दर्द होता है उनको काफी आराम महसूस होता है। ऐसे ही है सर दर्द। जिस तरीके से सर दर्द में एस्पिरिन नाम की दवा लेने से सर दर्द ठीक हो जाता है, उसी तरीके से लहसुन भी खाने से ब्लड पतला होता है और उसके बाद सर दर्द ठीक हो जाता है। तो सेम पैटर्न पर लहसुन भी काम करता है। तो अगर हम नियमित सेवन करते हैं तो सर दर्द की समस्या आती ही नहीं है। इसी तरीके से कोल्ड और कफ की बात आती है, सर्दी और फ्लू की, तो लहसुन का प्रयोग अगर हम करते हैं तो सर्दी और फ्लू से हमें बहुत आराम मिल जाता है और इन समस्याओं से निजात मिल जाता है। चूंकि आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो एलोपैथिक दवा है वो दवा लेने से हमें क्विक आराम मिलता है और हम जल्दी ही उस बीमारी से बाहर निकल के आ जाते हैं, हमें आराम हो जाता है और अपने काम धंधा में हम लग जाते हैं। लेकिन आप लोग को बताना चाहेंगे कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, इसीलिए आयुर्वेद का वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन आयुर्वेद में बीमारी के शुरुआती दौर में या पहले से प्रिकॉशनरी रूप से अगर लिया जाए तो काफ़ी फायदा होता है। तो ये जो प्याज और लहसुन है आयुर्वेदिक कैटेगरी में ही आता है और इसकी अगर हम सेवन करते हैं तो हमें बहुत आराम होता है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्याज और लहसुन जब इतना फायदेमंद है तो क्यों ना हम इसका सेवन करें और साथ ही साथ हम इसको खेती में क्यों ना बनाएं, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लगभग 70% जो जनता है वो खेती पर आज भी आश्रित है। तो प्याज की खेती के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसमें अच्छी प्रजातियों का चुनाव किया जाए, जिनमें उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, उसका उत्पादन अच्छा मिलता हो और उससे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता हो। तो हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, तो ये आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। इसको बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, आजकल इसका नाम हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च। तो हम लोगों ने 10 प्रजातियां प्याज की और 2 प्रजातियां लहसुन की विकसित किए हैं। ये काफ़ी फेमस हैं। जो हमने आपको बताया कि भारतवर्ष में प्याज का जो उत्पादन लगभग 266 लाख टन है, उसका एक लगभग 40% जो उत्पादन है वो हमारे यहाँ से जो प्रजातियां विकसित की गई हैं उन्हीं से होती हैं। काफ़ी अच्छी प्रजातियां हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। प्याज 3 सीजन में लगाया जाता है, पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है लेट खरीफ। तो प्रजातियां सीजन के हिसाब से हैं। लहसुन एक ही सीजन में लगाया जाता है। तो खरीफ में जो किसान भाई अगर लगाना चाहते हो तो उसमें भीमा सुपर है, भीमा रेड है, भीमा राज है और भीमा डार्क रेड है। ये 4 प्रजातियां जो है खरीफ सीजन में आप लगा सकते हैं। और इसमें जो आप सोचेंगे कि 4 प्रजातियां में से कौन हम लगाएं कौन सी नहीं लगाएं, तो आप जो है ना इसमें से एक प्रजाति आप नोट कर सकते हैं, भीमा सुपर, जिसका नाम ही सुपर है। तो इसको आप लगाएंगे तो ऑलमोस्ट लगभग इंडिया के जो हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के लगभग सभी जगह इसका उत्पादन हो सकता है और अच्छा उत्पादन होता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब जो किसान भाई लेट खरीफ में लगाना चाहते हैं उनके लिए भीमा शक्ति करके एक प्रजाति है, उसको लगा सकते हैं। और जो रबी सीजन में किसान भाई लगाना चाहते हैं उनके लिए भीमा शक्ति, भीमा किरण और भीमा लाइट रेड, ये 3 प्रजातियां हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो लगाएं। जो इससे चूंकि किसान भाइयों को जो हम लोग अभी तक जो नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं और 10 से 12 राज्यों में हम लोग किसानों के फील्ड पर डिमॉन्स्ट्रेशन लगाते हैं, उससे जो हम लोग को पता चला है लगभग 70 से 80 हजार रुपया का शुद्ध मुनाफा प्रति हेक्टेयर जो किसानों को मिल रहा है
वो चाहे रबी में लगाना चाहें तो रबी में फायदा होगा, चाहे खरीफ में लगाना चाहें खरीफ में फायदा होगा। तो ये एक बहुत ही फायदेमंद फसल भी है, तो इसको लगा सकते हैं। घर में इसको प्रतिदिन सेवन करने के साथ साथ कि मार्केट में बेचकर इससे अच्छे फायदा भी कमा सकते हैं। इसी प्रकार जो लहसुन है, लहसुन की जो 2 प्रजातियां हैं, इसमें भीमा ओमकार और भीमा पर्पल। भीमा पर्पल काफी अच्छा है, आप जहां चाहें वहां लगा सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के। और इसमें जैसा कि हमने बताया एलिसिन की मात्रा ज्यादा होती है, और इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशन के साथ साथ मेडिसिनल वैल्यू है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और इसका प्रतिदिन आप लोग उपयोग करने के साथ साथ इसके बिक्री करने से भी 80 से लेके 1 लाख रुपए, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का शुद्ध मुनाफा इसके खेती से भी कमा सकते हैं। चूंकि प्याज और लहसुन एक व्यावसायिक फसल है, और इसको अगर व्यावसायिक स्तर पर किसान भाई लगाते हैं तो डेफिनेटली फायदा होगा। वैसे तो ये पूरे विश्व में लगाई जाती है और थोड़े मोड़े करके सभी किसान लगाते हैं अपने उपयोग के लिए, लेकिन अगर इसको व्यावसायिक तरीके से लगाएं और इसके पैमाने को पूरा करें, जो भी इसके जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं, तो उनको डेफिनेटली फायदा होगा। मैं बताना चाहूँगा कि अगर खरीफ सीजन में प्याज लगाते हैं तो आपको बड़े आराम से 8 से 10 टन प्रति एकड़ का उत्पादन मिल जाता है। अगर आप खरीफ में 10 रुपये किलो भी बेचते हैं तो आराम से 80 से 1 लाख रुपया मिल जाता है। जनरली खरीफ में रेट ज़्यादा होता है, 15 से 20 रुपये किलो बेच सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों को ऑन एन एवरेज 70 से 80,000 रुपये फायदा शुद्ध मुनाफा हो जाता है। अगर रबी सीजन में प्याज की खेती करते हैं तो उस समय उनको 14 से 16 टन प्रति एकड़ का उत्पादन मिलता है। इस समय रेट थोड़ा डाउन रहता है क्योंकि मई में हार्वेस्ट होता है। अब मई में जो पूरे भारतवर्ष में प्याज निकाली जाती है, वो लगभग 50 से 60% प्याज का उत्पादन जो रबी सीजन में ही होती है। उस समय रेट डाउन रहता है। तो फिर भी चूंकि उस समय भी अगर 8-10 रुपया किलो बिकता है तो आराम से उनको 1,40,000 रुपया आ जाता है। अगर उसमें 30 से 40,000 रुपया लागत भी निकाल दिया तब भी आराम से 70 से 80,000 रुपया प्रति एकड़ का फायदा होता है। आप लोग को बताना चाहेंगे कि प्याज का जो बीज है, एक बार आपने अगर अच्छे स्रोत से ले लिया, जैसे आप हमारे यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे दिल्ली में है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इसी तरीके से आपके NHRDF करके है जिसका हेडक्वार्टर पहले नासिक था, अभी दिल्ली है। बहुत सारी संस्थाएं प्याज और लहसुन पर काम कर रही हैं। तो आप कहीं से भी अगर अच्छी प्रजाति आपने ले ली तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या है कि प्याज एक हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और उसका सीड बीज उत्पादन बहुत ही एक तरह से टफ काम है, क्योंकि उसकी जो बीज की क्वालिटी होती है वो मेंटेन करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, या आपको उसकी उन पॉइंट्स को जानकारी होना चाहिए जिसकी वजह से वो मिक्सचर होता है और उसकी क्वालिटी खराब होती है। तो जब एक बार आपने प्याज का बीज ले लिया तो उसको किस तरीके से आपने रबी प्याज लगाया, खरीफ प्याज लगाया, उसके बाद बीज बनाने के लिए एक ही सीजन है, रबी सीजन है। जनरली जो है ना उसको अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगाते हैं। कांदा को लगाने से उसमें जो है ना उसमें स्टॉक निकलता है और फिर उसमें फ्लावर आता है, फिर उसमें बीज बनता है। तो अब अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं तो मई में बीज बन जाता है। तो उसको लगाने के लिए यही सबसे बड़ी जो जरूरी है वो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो आप फसल लगाए हैं उसके अगल बगल 1 किलोमीटर के एरिया में दूसरी प्याज की फसल नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरी प्याज की फसल होगी तो चूंकि क्रॉस पर परागण इसमें गुण है, तो इसका क्या होगा कि आपका लाल प्याज
बगल में सफेद प्याज लगा है तो सफेद प्याज का गुण लाल प्याज में, लाल प्याज का गुण सफेद प्याज में चला जाएगा, आपकी बीज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। हाँ, एक ऑप्शन है कि अगर एक ही प्रजाति, जैसे आप भीमा शक्ति लगा रहे हैं, तो भीमा शक्ति सभी किसान भाई अगर लगाते हैं एक साथ पूरे गांव में, और जहां लास्ट है उसके चारों तरफ 1 किलोमीटर दूसरी प्रजाति नहीं लगाई जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपस में मिक्सचर होगा तो प्रजाति एक ही है, गुण एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को ये भी बताना चाहूंगा तो प्याज में मिक्सचर कैसे होता है। चूंकि प्याज क्रॉस पॉलिनेटेड पर परागण होता है और इसमें परागण का काम मधुमक्खी करती है। मधुमक्खी एक फूल पर बैठती है, वहां से परागण को ले लेती है और दूसरे जगह पर जाके वो पॉलिनेट कर देती है। तो यहाँ का मेल उठाया, दूसरे फ्लावर पर जाके फीमेल पर टच करा दिया, फिर दो वहां से उठाया, तीसरे पर टच कर दिया, इस तरह से मिक्सचर होता है। इसीलिए मधुमक्खी जब पॉलन लेके उड़ती है तो हवा में 1 किलोमीटर तक जाते जाते उसके पंख में या उसके पैर में जो पॉलन होता है, जो मेल फ्लावर के जो पॉलन होते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, इनएफेक्टिव हो जाता है, मतलब वो कारगर नहीं होता है। इसीलिए पूरे गोलाई में 1 किलोमीटर की दूरी तक दूसरी फसल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो हमने बताया कि सारे किसान भाई, एक गांव के या एक लोकेशन के सारे किसान भाई अगर राय करके एक ही प्रजाति को लगाते हैं, उसको सीड विलेज कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सीड विलेज कॉन्सेप्ट। और उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है और सभी किसान भाइयों की क्वालिटी, बस एक ही इसमें ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आपने खेती किया सीड उत्पादन के लिए, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वहां अगर हम मधुमक्खी नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं होगा, फिर आपकी सीड सेटिंग बहुत कम होगी, सीड और जो बीज का उत्पादन है बहुत कम हो जाएगा। आप लोग को बताना चाहेंगे कि 1 एकड़ में 200 से 250 किलोग्राम सीड का उत्पादन होता है, और सीड आज के डेट में जो हमारी सरकारी संस्था है 3 से 3,500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी किसानों के लिए देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बीज उत्पादन कम हो जाएगा तो किसान भाई का नुकसान हो जाएगा। तो बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए अगर वहां मधुमक्खियां नहीं हैं, कम है, तो हम मधुमक्खियों के पेटियां 1 एकड़ में 4 पेटी रख देना चाहिए, वी हाइव्स बॉक्स बोलते हैं। और उसको रखने से क्या होगा कि वहां पर वो नेक्टर को लेने के लिए मधुमक्खी प्याज के फ्लावर पर बैठेगी, फिर एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर, दूसरा फ्लावर से तीसरा फ्लावर, इस तरीके से पॉलिनेशन का काम होगा और आपका बीज उत्पादन अच्छे मात्रा में मिलेगा और जिससे किसान भाइयों को फायदा होगा। अब चूंकि आपको खेती के बारे में भी, न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ थोड़ी बहुत खेती के बारे में भी बताने ही लगे हैं, तो इसमें भी ये भी मैं बताना चाहूँगा कि प्याज में बीमारियां, कीड़े और बीमारियां बहुत आती हैं, उससे भी बचाव करना चाहिए। प्याज और लहसुन में जो कीड़ा आता है वो एक ही है जो 60 से 70% तक नुकसान कर सकता है, और मुख्य रूप से यही आता है, इसका नाम है थ्रिप्स। तो थ्रिप्स के बचाव के लिए हमारे पास कई केमिकल दवाएं हैं, जैसे प्रोपेनोफास है, पिप्रोनिल है, कार्बोसल्फान है, ये सब दवाएं हैं, हम इसका स्प्रे करते हैं, इससे ये इसका समाधान हो जाता है। जब भी फसल में ये दिखाई दे थ्रिप्स नए पत्तों पर दिखते हैं, और उसके बाद से उन पर स्प्रे करना चाहिए। जनरली 3 स्प्रे रिकमेंड करते हैं। और जो बीमारियां आती हैं उसमें जो है ना, स्टेम फिलियम ब्लाइट, पर्पिल ब्लाच और एंथ्राकनोज, 3 तरह की प्रॉब्लम आती है। तो स्टेम फिलियम ब्लाइट जो है, भूरा धब्बा बीमारी इसको बोलते हैं, तो इसके रोकथाम के लिए डाइथेनम 45 है और जो यूज करते हैं, हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, ये 3 दवाएं उनको स्प्रे करते हैं, तो इससे ठीक हो जाती है। जनरली जो है ना 1 ml प्रति लीटर या 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं। और अगर पर्पिल ब्लाच आता है तो भी यही केमिकल जो हमने बताया, और अगर एंथ्राकनोज आता है
तो इसमें बाविस्टिन बहुत ही इफेक्टिव होता है, डाइथेनियम 45 और बाविस्टिन लगे तो आप प्रोपिकोनाजोल भी स्प्रे कर सकते हैं। तो डाइथेनियम 45 2 ग्राम प्रति लीटर आपको चाहिए होता है, तो उससे आपका कंट्रोल हो जाता है और इस प्रकार आप फसल को बचा सकते हैं और आप अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि प्याज इतनी महत्वपूर्ण क्रॉप है कि भारत से जो बाहर विदेशों में प्याज एक्सपोर्ट किया जाता है उससे लगभग 4,500 करोड़ का प्रतिवर्ष भारत सरकार को फायदा होता है। वो पैसा किसान भाइयों को ही आता है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल क्रॉप है और इसमें बहुत सारी मेडिसिनल, आजकल तो इसके रेडी टू मिक्स, इसके चिप्स, फ्लैक्स और इसकी जो डिहाइड्रेशन प्लांट, जैन इरिगेशन है जो एशिया का सबसे बड़ा जो प्याज को सुखाने का प्लांट जो जलगांव में बनाया हुआ है, तो तरह तरह के फायदा ले रहा है। और बहुत सारी फैक्ट्रियां जो जो फार्मा जो इसको बोलते हैं, जो दवाएं बनाती हैं, वो प्याज और लहसुन से बनाती हैं। हम दवाएं तो खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये लहसुन से बनाई गई है, ये प्याज से बनाई गई है। तो इन्हीं जानकारियों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। मैं मैडम का, श्री देवा मैडम का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने प्रोग्राम को स्टार्ट करा है। मैं श्री अनिल कुमार त्रिपाठी साहब का भी धन्यवाद करूँगा जो साइंस कम्युनिकेटर ग्रुप के अध्यक्ष हैं और इतना बढ़िया प्रोग्राम हर रोज बिना एक दिन भी ब्रेक हुए चलता रहता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं और इसमें अपने ज्ञान से जो भी सुनने वाले लोग हैं उनका ज्ञानवर्धन करते हैं। ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है और आप सभी को मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारी आप लोगों ने बात सुनी और जो भी इससे ज्ञान अर्जन हुआ, हाँ, आप लोग इसका अगर उपयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैडम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा वक्तव्य समाप्त हो गया है और आगे की कार्रवाई मैडम देखें। हाँ जी सर। हाँ मैडम, हो, हाँ मैडम हो गया मेरा, आप क्लोज कर सकती हैं। अच्छा, जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।